हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। ये किंगडम होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई। इनमें से जब हम एनिमल्स स्टडी करते हैं तो उन्हें बेसिकली किंगडम एनिमेलिया के सभी एनिमल्स को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया जाता रहा है। एक सब किंगडम माना जाता है प्रोटोजोआ का और दूसरा सब किंगडम मेटाजोआ का। तो प्रोटोजोन्स जो हैं या प्रोटोजोआ शब्द जो है इसका लिटरली मीनिंग होता है फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटो मीन्स फर्स्ट यहाँ पर, और जोआ से मतलब है जोन से, जिसका मतलब होता है एनिमल्स से। यानी इनको ओरिजिनल एनिमल्स या फर्स्ट एनिमल्स कहा जाता रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि लाइफ की साइकिल में ये सबसे पहले जो है ओरिजिनेट होने वाले एनिमल्स में से। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये एनिमल्स नहीं है। हालांकि ये एनिमल्स जैसे कुछ फीचर्स शो जरूर करते हैं, जैसे मोबिलिटी का होना, मूवमेंट का होना, या उनकी तरह न्यूट्रिशन शो करना। लेकिन ये जो प्रोटोजोन्स हैं इनको, क्योंकि एक नेचुरल ग्रुप नहीं है, यानी इसके जितने भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि उनमें जो एक न्यूक्लियस है वेल ऑर्गेनाइज्ड वो पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, एक ही सेल से बने हुए हैं, एक ही कोशिका से बने हुए हैं, एक कोशिकीय जीव हैं ये। तो इसके अलावा इनमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के अलावा इनमें और कोई सिमिलैरिटी या समानता आपस में नहीं पाई जाती। तो ये एक नेचुरल ग्रुप नहीं है, एक प्राकृतिक ग्रुप नहीं है। यानी इसके सभी जो मेंबर्स हैं वो एक सिंगल एंसेस्टर से या कॉमन एंसेस्ट्री या एक समान पूर्वज से ओरिजिनेट नहीं हुए। तो प्रोटोजोआ को हालांकि अब भी ट्रेडिशनली इसे सब किंगडम या किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसे वैसे किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। तो प्रोटोजोआ एक ग्रुप है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का, जिनमें स्ट्रक्चर में केवल एक कोशिका पाई जाती है, और इस एक कोशिका के अंदर जो है बाकी के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपैरेटस है। इनमें सेंट्रियोल नहीं पाए जाते जो कि मेटाजोन्स में पाए जाते हैं। इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक होता है। ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आगे देखेंगे अभी। और साथ में इनमें जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया तो जाता है लेकिन काफ़ी रेयर होता है। इसके अतिरिक्त इनमें जो है सेल जो है एक ही कोशिका के बने होते हैं। तो जब भी इनका सेल डिवाइड करता है तो 2 कोशिका प्रोड्यूस होती हैं जो कि डॉटर सेल कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सेल से, क्योंकि 2 सेल्स बनते जा रहे हैं, वो 2 सेल फिर आगे जाके 4 सेल्स बनाएंगे। तो ऐसे ही इनमें सेल की जो डेथ है वो देखने को नहीं मिल रही, मृत्यु देखने को नहीं मिल रही। तो इनको कभी कभी इनको इमॉर्टल कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो एक नेचुरल डेथ होती है जो जनरली एनिमल्स में देखने को मिलती है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सॉलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, यानी या तो एकल जीव हैं या समूह में पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी होते हैं। कई केसेस में क्या है, या तो मुक्त जीवी हैं, लेकिन कई केसेस में ये पैरासाइट्स होते हैं, जनरली अंतः परजीवी होते हैं, यानी खासकर मनुष्य में या बाकी जो जानवर हैं उनमें अंदर उनकी बॉडी के ऑर्गन्स में ये रहते हैं, और कई तरह की बीमारियां भी इनके कारण होती हैं। हर प्रकार के एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं, चाहे फ्रेश वाटर हो, मरीन हो यानी समुद्र के पानी में भी, और टेरेस्ट्रियल हो, या फिर बॉडी के अंदर ये पैरासिटिक होकर भी रहते हैं। इनकी
कई ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें कि एक से अधिक न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियाई भी देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, यूग्लिना है, इसमें ट्राइपेनोसोमा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, मोनोसिस्टिस है। तो ये अलग अलग जो है इसके उदाहरण हैं। इनमें से कुछ सीलिएट्स होते हैं, यानी सीलिया का यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, गमन के लिए सीलिया को यूज़ करते हैं। कुछ फ्लैजला को यूज़ करते हैं। तो इनमें देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के जीव सम्मिलित हैं जिनको सही मायनों में एनिमल्स नहीं बोला जा सकता। इन्हें जनरली एनिमल क्यूल्स कहकर बुलाया जाता है। बात करें मेटाजोआ की, तो मेटाजोआ जो है, जो बाकी के एनिमल्स हैं उनको बुलाया जाता है, जो कि जनरली साइज़ में लार्ज होते हैं, यानी सूक्ष्म नहीं है, मल्टी सेलुलर हैं, एक से अधिक कोशिका के बने हुए जीव हैं। ये बहुकोशीय एनिमल्स। इनमें देखा जाए तो जनरली सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। यानी इनमें ऐसा नहीं है कि एक ही कोशिका मिले, क्योंकि एक से अधिक कोशिकाएं तो हो सकता है वो कोशिकाएं साथ में जो है काम करती हैं। उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखा जा सकता है, यानी कुछ कोशिकाएं कुछ फंक्शन कर रही हैं तो बाकी की कोशिकाएं कुछ अलग तरीके का फंक्शन कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं, तो उसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर बुलाते हैं, जो इनमें देखा जाता है। साथ में केवल कुछ निम्न मेटाजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन, जबकि बाकी सब में जनरली लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें नेचुरल डेथ जो है देखने को मिलेगी, तो ये मॉर्टल होते हैं, प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक कोशिका है। तो इनमें जो होता है कि जर्म सेल्स बनते हैं, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनते हैं, उनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि जो पेरेंट सेल है वो ही डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना रहा हो, जैसा कि प्रोटोजोआ में हो रहा था। तो ये जो मेटाजोन्स हैं, इनमें बाकी के जो एनिमल्स हैं जिन्हें सही मायनों में एनिमल्स बुलाया जाए वो सब आते हैं। इसमें आपके स्पॉन्जीज हैं, अलग अलग फाइलम जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स या ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जनरली क्या होता है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, यानी जो मेटाजोन्स हैं, उनमें 4 लेवल्स देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। यानी कि एक तरह से उनकी जो बॉडी जो कई सेल्स की मिलकर बनी हुई है, उनमें अलग अलग लेवल देखने को मिलता है कि वो किस तरह से सेल्स ऑर्गेनाइज्ड। पहला इसमें होता है मॉलिक्यूलर या प्लाज्मिक लेवल। तो ये जो लेवल है ये प्रोटोजोन्स का लेवल कहलाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये मेटाजोन्स में नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, क्योंकि केवल एक ही सेल मिल रहा है, एक कोशिकीय, तो इसे हम ग्रेड भी नहीं कह सकते सही तरीके से, क्योंकि इनमें केवल एक ही सेल है, एक ही कोशिका, वही कोशिका सारे फंक्शन, सारी क्रियाएं संपादित कर रही है, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, पोषण प्राप्त करने की क्रिया हो, रिप्रोडक्शन करने की हो, जनन करने की क्रिया हो, एक्सक्रीशन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया हो, ये सब एक ही कोशिका के द्वारा किया जा रहा है। तो इसे हम किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन इसे नाम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कोशिका उपस्थित। तो इसे हम जनरली प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये प्रोटोजोन्स की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद जितने भी मेटाजोन्स हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि तो उनमें ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। पहली उसमें सेलुलर ग्रेड, ये इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल सेल्स पाए जा रहे हैं। इन सेल्स में डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी कि कुछ सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर कार्य कर रहे हैं तो बाकी के सेल्स मिलकर दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ सेल्स के बीच में कार्यों का विभाजन किया जा रहा है। इसी को हम डिवीज़न ऑफ लेबर बुलाते हैं। तो बॉडी में कई सारे सेल्स हैं जो कि जनरली डिवीज़न ऑफ लेबर शो करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो इनमें टिश्यूज़ अभी तक नहीं बने हैं, ऊतकों का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, केवल कोशिकाएं ही कोशिकाएं। इसका उदाहरण है स्पॉन्जीज, यानी फाइलम पोरिफेरा, जो अभी हम पढ़ेंगे।
उसके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य, जिनको जनरली कॉमनली स्पॉन्जीज बुलाया जाता है, उनमें ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगला ग्रेड है सेल टिश्यू ग्रेड। नाम से जैसा आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ सेल्स अब भी ऊतक नहीं बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल्स ने ऊतक बनाया है बॉडी में। तो सेल्स क्या होते हैं, ऊतकों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ सेल्स ऊतकों में होता क्या, ऊतक एक तरह से समूह है कुछ सेल्स का, जिनका सेम ओरिजिन होता है और जो किसी स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक स्पेशल क्रिया को जो है, विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, उसे जनरली हम आपका टिश्यू बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया, मसल्स आपकी मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं, या कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका। इसी तरह नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू में जो कोशिकाएं होती हैं वो नर्व सेल्स कहलाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, और उनका विशेष कार्य होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना आपके नर्वस सिस्टम तक। तो ये एक उदाहरण है ऊतकों का। तो ये जो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखने को मिलता है फॉर एग्जांपल के लिए सीलेंट्रेट्स में, जो कि फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा में आते हैं। उदाहरण के लिए जो हाइड्रा है, इसका एक मेंबर, उसमें नर्व सेल्स या जो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती हैं, वो मिलकर एक नर्व नेट या एक जाल बनाते हैं जिसमें सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद देखते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि टिश्यू भी है यहाँ पर, और टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन भी बनाए हैं। तो टिश्यूज़ जब अरेंज हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन को जनरली फॉर्म करते हैं। तो ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल के लिए आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपका जो लंग्स होते हैं वो एक ऑर्गन है, आपका स्टमक एक ऑर्गन है। तो इनमें क्या होता है कि अलग अलग टिश्यूज़ जो हैं प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में जैसे मसल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी होती हैं। तो अलग अलग टिश्यूज से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन एक स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करता है। फॉर एग्जांपल स्टमक डाइजेशन का काम कर रहा है, हार्ट आपका सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगला देखते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, और ये जनरली हायर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है कि आप देखेंगे ऑर्गन सिस्टम बने हुए। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। क्यों? सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग अलग जो है ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व किए गए। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं, एक डाइजेशन का काम जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें आपका स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, गॉल ब्लैडर भी आ जाता है, इसमें आपका लिवर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसी को हम ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि आपके हायर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि फाइलम एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इनमें देखने को मिलते हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें तो देखने को मिलता ही। तो ये ग्रेड्स या लेवल हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। जनरली क्या होता है, हम कुछ बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को। तो एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के जो फाइलम बनाए गए हैं, उनमें जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड फाइलम प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक है, सेलुलर ग्रेड फाइलम पॉलीफेरा में मिल रहा है, सेल टिश्यू ग्रेड आपको फाइलम सिलेंट्रेटा में मिलता है। फिर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड आपको बाकी के जो इससे ऊपर के फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थिस है, इनमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड और ऊपर के जो इससे ऊंचे फाइलम है उनमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं बॉडी सिमेट्री। ये भी एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का, आधार है क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को। तो बॉडी सिमेट्री से हमारा तात्पर्य है कि जब हम एक जीव को देखते हैं, उसकी जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, उसके जो अलग अलग भाग होते हैं, वो जब आपस में कोई समानता दिखाएं, सिमिलैरिटी दिखाएं शेप में जनरली, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपकी सिमेट्री बुलाते हैं। अगर मान लीजिए आप बॉडी को किसी तल के द्वारा विभाजित करें और विभाजन करने पर बराबर हिस्से प्राप्त हों जीव की बॉडी के, जीव के शरीर के, तो उसे भी हम कहेंगे कि ये बराबर हिस्से हैं, तो इसका मतलब इसकी बॉडी सिमेट्रिकल है, इसमें एक समानता पाई जा रही है, उसी को हम सिमेट्री बुला रहे हैं।
जनरली क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक मतलब जिनमें सिमेट्री एब्सेंट है। एब्सेंट है मतलब आप उन्हें कहीं से भी कट करेंगे, किसी भी तल से, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो भी आपको बराबर हिस्से कभी नहीं मिलेंगे विभाजित करने पर। जैसा कि आप अमीबा को देख सकते हैं, अमीबा की कभी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, एक निश्चित जो इसका आकार है वो कभी नहीं होता, इसका आकार बदलता रहता है। तो इसे कभी भी आप कट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके दोनों हिस्से जो मिलेंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल फिट बैठ जाएं, बराबर हो जाएं, एक तरह से मिरर इमेज हो, ऐसा नहीं होता। तो इसे हम ऐसे जीवों को एसिमेट्रिकल बुलाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं अमीबा, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, या कुछ स्पॉन्जेस भी इसमें आती हैं। बाकी बात करते हैं हम सिमेट्री की, यानी ऐसे एनिमल्स जिनको अगर हम डिवाइड करें किसी तल से तो वो हमें बराबर हिस्से दें विभाजित होने पर, तो उन एनिमल्स को हम सिमेट्रिकल एनिमल्स बुलाते हैं। अब ये सिमेट्री भी दो प्रकार की हो सकती है, एक हो गई रेडियल सिमेट्री, एक हो गई बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है, मान लीजिए जैसे आप कोई सर्कल देखते हैं, गोला देखते हैं, उसका एक सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है, और वहाँ से उसकी जो सर्कमफेरेंस है, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए हम जब किसी जीव की बॉडी से या उसके शरीर से ऐसे तल के द्वारा उसे विभाजित करें जो कि केंद्र बिंदु से होकर गुजरता हो, यानी वो तल जो है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है और ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप से लेकर बॉटम तक उसे शरीर को डिवाइड कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है, और हमें दो बराबर हिस्से प्राप्त हों, तो उसे हम रेडियल सिमेट्री बुलाते हैं। यानी रेडियल सिमेट्री में आप कोई भी दिशा से किसी भी एक लंबवत तल को जब उसके केंद्र बिंदु से गुजारेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपको बराबर हिस्से हमेशा मिलेंगे। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दो अलग अलग दिशाओं से, डायरेक्शन से एक तल को अगर हम गुजारते हैं और वो केंद्र बिंदु से निकल रहा है तो आपको बराबर हिस्से मिलेंगे। चाहे वो फर्स्ट तल हो जो कि केंद्र बिंदु से लग रहा है तो आपको बराबर हिस्से मिलेंगे, सेकंड जो डायरेक्शन है उससे भी गुजारोगे कोई भी तल तो भी आपको बराबर हिस्से मिलेंगे। तो इसको हम बुलाते हैं रेडियल सिमेट्री। ये जनरली कुछ स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है, जैसे उदाहरण है साइकॉन, सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलती है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, इकाइनोडर्म्स में, स्टारफिश है, उसमें देखने को मिलती है। इसके बाद इसके अलावा रेडियल सिमेट्री में ही एक और प्रकार की सिमेट्री होती है जिसे हम बाई रेडियल सिमेट्री बुलाते हैं। बाई रेडियल सिमेट्री में क्या है कि दो बराबर हिस्से आपको मिलते हैं, लेकिन केवल एक या दो ऐसे लंबवत तल होते हैं जिनके द्वारा आप उसको विभाजित करोगे जीव को, तभी आपको वो बराबर हिस्से मिलेंगे। यानी हर दिशा से आप ऐसा नहीं कर सकते, केवल एक दिशा से या दूसरी दिशा से एक या दो हो सकते हैं ऐसे प्लेन्स जिनके द्वारा अगर आप उन्हें विभाजित करोगे तो आपको बराबर हिस्से मिलेंगे। उसे हम बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यानी इसका उदाहरण है सी एनिमोन्स, यानी कि जो आपके फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं, टीनोफोर्स, उनमें भी ये देखने को मिलती है। इसके अलावा सी एनिमोन्स जो कि सिलेंट्रेटा में आते हैं उनमें भी ये देखने को मिलती है। बाई रेडियल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री जब आप देखते हैं तो ऐसे जीवों के जनरली दो साइड देखने को मिलते हैं। एक होती है ओरल साइड, यानी एक सतह ओरल सतह कहलाती है। ओरल सतह से मतलब है हमारा जहाँ पर मुख उपस्थित होता है वो सतह ऐसे जीवों की जो जनरली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर मान लीजिए जो ऊपर की सतह आपको नज़र आ रही है उसमें बीच में सेंटर में मुख उपस्थित है तो ये इसकी क्या है, ओरल सतह। उसके जो अपोजिट है, बिल्कुल विलोम में जो सतह है पीछे की तरफ जो नज़र नहीं आ रही है वो उसकी अबोरल सतह है। अबोरल सतह से मतलब बिल्कुल ओरल सतह के अपोजिट में जो सतह होती है वो अपने आप अबोरल सतह हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। तो बायलेटरल सिमेट्री में एक ही प्लेन द्वारा, एक ही तल द्वारा बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है दो बराबर भागों में, क्योंकि ऐसे जीवों में क्या होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जनरली, जैसे हाथ हैं या पैर हैं, वो पेयर्ड होते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो अगर बीच में से बॉडी को डिवाइड करेंगे तो एक हाथ होगा दाईं तरफ, एक होगा बाईं तरफ, एक पैर होगा दाईं तरफ और बाईं तरफ,
और अंदर भी जो पेयर्ड ऑर्गन्स हैं जैसे फेफड़े हैं वो भी जो है एक एक साइड पर दाएं और बाईं तरफ होगा। तो इस प्रकार इसकी जो सिमेट्री बनेगी, क्योंकि एक ही तल द्वारा ये सिमेट्री प्राप्त हो सकती है अगर बीच में से ही काटा जाए, तो इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बुलाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, स्पाइडर को अगर इसे बिल्कुल बीच में से इसका एक लंबवत दिशा में जो है तल से इसे विभाजित किया जाए तो 4 जोड़ी पैर इस तरफ और 4 जोड़ी उस तरफ पाए जा रहे हैं, यानी बराबर विभाजन हो गया है। बॉडी ऑर्गन्स पेयर्ड हैं क्योंकि इसमें ये जोड़ी में मिल रहे थे, तो इसे हम बाइलेटरल सिमेट्री बुलाते हैं। और किसी तल द्वारा और किसी प्लेन द्वारा ऐसा संभव नहीं है, चाहे आप दाएं से इसे काट लेते या बाएं तरफ से काटते, लेकिन बिल्कुल बीच में से सेंटर में से जब काटा है तभी ये ऐसा सिमेट्री दिखेगी इसमें। तो इसी को हम बाइलेटरल सिमेट्री बुलाते हैं। तो इसमें जो 2 साइड्स हैं, एक हो गई राइट दाईं साइड, एक हो गई लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड, इनको लेटरल साइड्स कहा जाता है। इसके अलावा इसकी वो साइड जो कि आगे की तरफ रहेगी, जब ये मूवमेंट करे कोई भी जीव, ऐसे जीव जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो जब ये मूवमेंट करते हैं यानी चलते हैं, गमन करते हैं, तो इनका जो साइड बिल्कुल आगे की तरफ रहता है। जैसे इस मकड़ी का वो साइड आगे की तरफ रहे जो जिस पर इसका मुख प्रेजेंट है जनरली, तो उसे हम एंटीरियर साइड बुलाते हैं। पीछे की जो साइड है इसकी, यहाँ पर इसका मुख नहीं है, जो कि चलते समय पीछे की ओर रहेगा, उसे हम पोस्टीरियर साइड बुलाएंगे। इसके अलावा जो सरफेस, जो सतह इसकी बॉडी की चलते वक्त सबस्ट्रेटम की तरफ रहेगी, यानी जिस सरफेस पर मान लीजिए घास पर या ज़मीन पर ये चल रही है उसको फेस करेगी, उसकी तरफ रहेगी। वो जो नीचे का सरफेस होगा, नीचे की सतह होगी, इसे वेंट्रल सरफेस या अंडर सरफेस बुलाएंगे। और जो इसके अपोजिट यानी ऊपर है, जो आपको दिख रहा है, तो वो डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल और वेंट्रल यानी डॉर्सल और वेंट्रल सतह हो गई इसकी, और इसके अलावा आगे का हिस्सा जो एंटीरियर साइड और उसके अपोजिट पोस्टीरियर साइड, और लेटरल साइड्स जो कि है राइट और लेफ्ट साइड। तो डॉर्सल को हम कहते हैं आपकी पृष्ठ सतह और वेंट्रल हो जाती है अधर सतह। इसके अलावा कोई भी ऑर्गन का वो हिस्सा जो कि इसकी बॉडी के सबसे पास होगा उसे हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मनुष्य में अगर अपना हाथ आप देखें तो जो ह्यूमरस वाला पार्ट है, जो अपर आर्म, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है भुजा का, जो अटैच है आपकी बॉडी से, उसको हम जो है प्रॉक्सिमल एंड बुलाएंगे। और उंगलियों वाला जो हिस्सा है हाथ का, क्योंकि वो आपकी बॉडी से जब आप हाथ को स्ट्रेच करोगे तो सबसे दूर वही रहेगा, तो उसे हम डिस्टल एंड बुलाते हैं। वो सबसे दूर वाला हिस्सा है जो कि आपकी बॉडी से, जहाँ पर, क्योंकि आपकी भुजा आपकी बॉडी से जहाँ पर अटैच है उस हिस्से से दूर रहेगा, तो उसे डिस्टल एंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ गई, आपकी उंगलियाँ, सबसे डिस्टली आपकी उंगलियाँ लोकेटेड है, और जो अपर आर्म है वो सबसे पास है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की, जहाँ पर आपकी भुजा अटैच हो रही है बॉडी से, उस पॉइंट के सबसे पास आपका ये ऊपर का आर्म, ऊपरी भुजा होती है, अपर आर्म, इसको हम कहते हैं आपका प्रॉक्सिमल एंड। तो एक दूरस्थ सिरा हो गया आपके हाथ का, एक निकटस्थ सिरा हो गया। इसके अलावा एक प्रकार की सिमेट्री और रह जाती है जिसे हम स्पेरिकल सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोटोजोआ में पाई जाती है जो स्पेरिकल होते हैं या उनका आकार गेंद के समान होता है, उसे हम हेलियोजोआ फॉर एग्जांपल और रेडियोलेरिया, इन प्रोटोजोन्स में ये सिमेट्री पाई जाती है। स्पेरिकल सिमेट्री यानी गेंद के आकार की सिमेट्री कहलाती है, जिसमें कोई भी आप जनरली ओरल या बोरल सरफेस को ऐसे जो है उसको आसानी से जो है पहचान नहीं सकते।